नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम फिर हाजिर हैं आपके साथ नए विषय को लेकर। किसान भाइयों, पोषण आहार बहुत ज़रूरी है और पोषक तत्वों से भरपूर प्रचुर मात्रा में बिल्कुल भरपूर होता है सोयाबीन। और सोयाबीन तो बहुत अच्छी तिलहनी फसल है खरीफ की। सोयाबीन की उन्नत प्रजातियां अगर सही हों तो हमारे किसान भाइयों को बहुत लाभ होगा। सोयाबीन की उन्नत प्रजातियों की जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर चतराराम कांटवा, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र जावरा, रतलाम से। नमस्कार किसान भाइयों, आज सोयाबीन की उन्नतशील प्रजातियों की बात करेंगे क्योंकि खरीफ का सीज़न आ रहा है। खरीफ की में अपने को बुआई करनी है सोयाबीन की, तो सोयाबीन की अपने को उन्नतशील प्रजातियां कौन कौन सी ऐसी किसान भाई लगाएं ताकि उनको अधिक खेती में उत्पादन हो। और सभी किसान भाइयों को इस चीज़ की चिंता भी रहती है किसान भाइयों को कि कौन सी मुझे प्रजाति इस साल खरीदनी है और कौन सी मैं लगाऊं ताकि मेरे खेत से अच्छा उत्पादन मैं प्राप्त कर सकता हूं। तो कि इसके लिए किसान भाइयों में पहले आपसे सबसे पहले नई प्रजाति जो पिछले साल ही नई रिलीज हुई है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले JS 2172 आप खरीद सकते हैं, जो कि लगभग 97 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसकी उपज की बात करें तो किसान भाइयों लगभग 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। अन्य अगर इसके गुणों की बात करें किसान भाइयों तो इसके बहुत अच्छे गुण हैं, जैसे अर्ध सीमित वर्दी होती है। इस प्रजाति के जो फूल होते हैं वो सफ़ेद रंग के आते हैं, नुकीली अंडाकार पत्तियां होती है और इसकी जो पत्तियां जो फलियां होती है उस पे रोए होते हैं, भूरी नाभिका होती है। और ये प्रजाति की बात करें इसकी तो ये बहुत सारे रोग प्रतिरोधी होती है, जैसे पीला मोजेक हुआ, चारकोल रोट हुआ, राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट हुआ। ऐसे बहुत सारे ऐसे रोगों से ये रोग प्रतिरोधी किस्म है। इसके बाद में अगर किसान भाइयों दूसरी अगर नवीन प्रजाति की अपन बात करें तो JS 2094 में आप खरीद सकते हैं। JS 2094 की लगभग उत्पादन की बात करें तो लगभग 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देकर लगभग ये भी 97 से 100 दिन में लगभग पककर तैयार हो जाती है। इसकी अगर वर्दी की बात करें तो ये अर्ध सीमित वर्दी होती है, लेकिन इसके अगर बात करें फूलों का रंग तो इसके फूलों का रंग बैंगनी होता है और गोल हल्के भूरे रंग के इस पर रोए होते हैं, काली नाभिका होती है। और ये भी प्रजाति बहुत सारे ऐसे रोगों के प्रति रोधी प्रतिरोधी क्षमता दर्शाती है, जैसे पीला मोजेक वायरस हुआ, चारकोल रोट हुआ, ब्लाइट हुआ, बैक्टीरियल ब्लाइट हुआ, लीफ स्पॉट हुआ, तथा इसके साथ साथ ये बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं उनके प्रति भी रेजिस्टेंस दर्शाती है, जैसे तना मक्खी हुई, चक्र भृंग हुआ, पर्णबक्सी कीट हुए। इन सारे कीटों के प्रति ये सहनशील है। इसको इन सब कीटों का नुकसान बहुत कम मात्रा में पहुंचाता है। इसके अलावा बात करें अगली प्रजाति की जो कि किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा वो JS 2098। ये लगभग इसका अगर पकने की अवधि की बात करूँ किसान भाइयों तो ये लगभग 96 दिन से लेके 101 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसके उत्पादन का जहाँ तक सवाल है तो इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा आता है, लगभग 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादन होता है। तथा एक मुख्य बात इसमें यह है कि इसके जो फूल होते हैं वो सफ़ेद रंग के आते हैं, तथा ये वर्दी की बात करें तो अर्ध सीमित वर्दी होती है, हल्के भूरे रंग के इसके रोए होते हैं, काली नाभिका होती है। और अगर कीटों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कीटों के प्रति ये रोगरोधी भी और कीट रोधी भी किस्म है, जैसे तना मक्खी हुई, इसके अलावा तना छेदक हुआ, पत्ती खाने वाले कीट हुए, इनके प्रति ये सहनशील है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी है, जैसा मैंने पूर्व में बताया, जैसे पीला मोजेक वायरस है, इसके अलावा राइजोकोटोनिया एरियल ब्लाइट है, मायरोथिसिस लीफ स्पॉट है। ये बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, इसके प्रति ये रोग रोधी भी है। इसके अलावा अपन बात करें किसान भाइयों NRC 138, ये NRC द्वारा जो अपना सोयाबीन का सेंटर है, जो सोयाबीन अनुसंधान इंस्टीट्यूट अपना इंदौर में है, तो वहाँ से रिलीज़ की हुई प्रजाति है। और ये लगभग बात करें इस प्रजाति के किसान भाइयों तो लगभग ये 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है और लगभग 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। ये सीमित वर्दी तथा इसके जो फूल होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं और गहरे भूरे इसके भी रोएदार फलियां होती है, भूरी नाभिका भी होती है।
और बात करें किसान भाइयों रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो ये भी जो पीला मोजेक वायरस होता है उसके प्रति रोगरोधी किस्म है। लेकिन अगर गर्दनी सड़न जैसे रोग हैं या राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है, मायरोथिसिस या लीफ स्पॉट्स है, तो इनके प्रति भी ये काफ़ी संवेदनशील है और ये अच्छी प्रजाति है, किसान भाइयों को लगानी चाहिए। इसका लगभग अच्छा उत्पादन भी आता है। इसके अलावा NRC 142 भी किसान भाई लगा सकते हैं, जिसका उत्पादन बात करें तो लगभग 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन आता है और लगभग ये 97 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके फूलों का अगर कलर की बात करें किसान भाइयों, तो इसके बैंगनी कलर के फूल आते हैं और साथ ही इसकी सीमित वृद्धि, ज़्यादा इसकी हाइट भी नहीं होती है, काली नाभिका होती है और अन्य जैसे प्रजातियां उन्हीं की तरह ये भी बहुत सारे ऐसे रोगों के प्रति रोगरोधी किस्म है अपनी, जैसे राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट हुआ, पीला मोजेक हुआ, टारगेट लीफ स्पॉट हुआ, है ना। ऐसी बहुत सारी ऐसी जो रोग लगते हैं अपनी सोयाबीन की फसल को, तो उनके प्रति भी ये रेजिस्टेंस होती है। इसके अलावा अभी नवीनतम जो प्रजातियां हैं जो NRC अपने इंदौर के द्वारा निकाली गई है, वो NRC 150 भी है और एक NRC 152 भी है। NRC 150 की बात करें तो किसान भाइयों लगभग इसका उत्पादन 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये लगभग 91 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके फूलों की बात करें किसान भाइयों, तो ये सफ़ेद रंग के इसके फूल आते हैं और अर्ध सीमित इसकी वर्दी होती है। नुकली अंडाकार इसकी पत्तियां होती है, जैसे अंडे के आकार गोल टाइप की इसकी पत्तियां होती है तथा इसमें रोए भी होते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे जैसे रोगों की बात कर रहे थे अपन, पीला मोजेक, तो उसके प्रति भी ये रेजिस्टेंस है, इसका अच्छा प्रभाव है, रोगरोधी किस्म है। इसके अलावा NRC 152 की बात करें तो ये लगभग 89 यानी 89 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जबकि उत्पादन की बात करें तो 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा NRC 152 है, इसके जो फूल हैं वो बैंगनी कलर के आते हैं तथा पत्तियां जो है जो नुकली अंडाकार पत्तियां होती है, इसके रोए, इसके फलियों पे रोए होते हैं, भूरी नाभिका होती है तथा ये सोयाबीन जो खाद्य पदार्थ में आने वाली जो गंध है उसके प्रति असरकारी भी है। और बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं, पीला मोजेक हुआ, उसके प्रति एंथ्रेक्नोज हुआ, इसके प्रति भी ये रोगरोधी किस्म है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो कीट हैं जैसे पर्णभक्षी कीट, तना मक्खी, चक्करभृंग आदि कीटों के प्रति भी ये रोगरोधी अपनी कीटरोधी किस्म है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे और भी प्रजातियां हैं जो RVS ग्वालियर जो विश्वविद्यालय है उसके द्वारा रिलीज़ की हुई है। RVS 18 हुई, RVS 24 हुई, RVS 76 हुई। तो अपन इनमें जो RVS जो प्रजातियां हैं उनकी बात करें तो किसान भाइयों RVS जो 18 है वो लगभग 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन है तथा ये लगभग 92 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके जो फूलों की अगर बात करें किसान भाइयों तो इसके फूल सफ़ेद रंग के आते हैं तथा दूसरा एक इसका बहुत अच्छा ये रुझान है कि ये बिना रोए वाली किस्म है तथा काली नाभिका इसकी होती है, अर्धसीमित इसकी वर्दी होती है। इसके अलावा बात करें किसान भाइयों RVS 24 की, तो RVS 24 लगभग 99 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसमें लगभग 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपने को उत्पादन मिलता है। इसके अलावा बात करें तो इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और बिना रोए वाली ये फसल है। और इसकी वर्दी की बात करें तो ये अर्ध सीमित वर्दी अपनी इस प्रजाति में अपने को देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें RVS 76 की, तो ये थोड़े दिन मतलब ज़्यादा दिनों की प्रजाति है, ये लगभग 101 दिन से अबव दिन लेके 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपने को उत्पादन देती है तथा अर्धसीमित वर्दी होती है। और इस किसान भाई जानना चाहते हैं कई बार कि अब ये कौन से कलर के इसके फूल हैं, तो इस जो प्रजाति के जो फूल हैं वो बैंगनी कलर के हैं, काली नाभिका होती है इसकी। इसके अलावा जो अन्य प्रजाति है RVS M 1135,
ये बहुत ही अच्छी किसान भाइयों प्रजाति है। इसका उत्पादन भी लगभग 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, लेकिन इनके जो दाने होते हैं वो थोड़ा ऑयली टाइप के दाने होते हैं और ये लगभग 98 दिन में पककर तैयार हो जाती है। फूलों की अगर बात करें किसान भाइयों, तो लगभग इस फसल में मतलब सफ़ेद कलर के फूल आते हैं, काली नाभिका होती है। और ये बहुत सारे ऐसे जो रोग हैं, जैसे पॉड ब्लाइट हुआ, पीला मोजेक हुआ, इसके अलावा टारगेट लीफ माइनर हुआ, तो ये सबके प्रति रोगरोधी होती है। तथा और मुख्य जो अन्य जो प्रजातियां हैं उनकी भी अपन बात करें तो JS 2034 और NRC 130 भी प्रजातियां अन्य प्रजातियां हैं। तो मैं इसी के साथ किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो मैंने प्रजातियां बताई उनका किसान भाई बहुत अच्छा लाभ लेंगे और अपने जो खेतों के हिसाब से, अपनी ज़मीन के हिसाब से, अपने सोर्स के हिसाब से इन प्रजातियों को खरीद के अच्छा लाभ कमाएंगे। किसान भाइयों, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर उपस्थित होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि दर्शन कार्यक्रम में अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बासमती धान की उन्नत तकनीक प्रबंधन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धान प्रमुख उपज है और आधुनिकता के इस दौर में तकनीकें बहुत ज़्यादा आधुनिक होती चली जा रही हैं। हमारे किसान भाई भी हैं जो आधुनिक तकनीकों का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र लगातार नए नए अनुसंधान करके हमारे किसान भाइयों के लिए नए अनुसंधान ला रहे हैं। बासमती धान की उन्नत तकनीक प्रबंधन के बारे में जानकारी दे रहे हैं राकेश गौर, धान विशेषज्ञ, बाड़ी, मध्य प्रदेश से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज रायसेन ज़िले के बाड़ी क्षेत्र में यहाँ खड़ा हूँ और बड़ी खुशी की बात है कि मुझे बासमती के बारे में और बासमती उत्पादन के बारे में आप लोगों को कुछ सलाह देने की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इसमें सबसे पहले बताना चाहूँगा कि बासमती का क्षेत्र, ये तकरीबन आज से 12-13 साल पहले बासमती की शुरुआत की गई थी। कहीं छुटपुट इलाकों में पहले बासमती होती थी, लेकिन उसके बाद कुछ एक्सपोर्टर्स हमारे जो हैं वो यहाँ आए और उन्होंने बासमती को पूरी तरीके से प्रसारित किया। तो उसके बाद हमारे किसान भाइयों ने बहुत अच्छी तरीके से बासमती की खेती करनी शुरू की। लेकिन फिर भी चूँकि इतने साल हो गए और किसान हर साल कुछ नई तकनीक सीखता है और कुछ नया करता है, फिर भी आज कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि जो नए सिरे पे शुरू करना चाहते हैं या जिन्होंने पहले से खेती कर ली है, वो उन किसान भाइयों को किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अच्छी खेती के लिए, अच्छी पैदावार के लिए और कम लागत से वो अपना अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो इसमें बहुत अहम बातों का जो ध्यान रखना होता है, सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो ज़मीन है, जिस ज़मीन में हमें बासमती की खेती करनी है, वो उपजाऊ होनी चाहिए। उसके साथ साथ वहाँ पर पानी की सुविधा ज़रूर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि बासमती जो है या धान का जो पौधा है वो पानी उसको चाहिए होता है। तो सबसे पहले अच्छी ज़मीन, उसके साथ साथ पानी की पूरी सुविधा होनी चाहिए। पानी की सुविधा का मतलब है कि बरसात से तो
हमें अपनी खेती पूरी ठीक तरीके से हम कर पाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर ट्यूबवेल हो या नहरी पानी हो या मतलब जो है ऐसे सिंचित क्षेत्र हो, ऐसे सिंचित हम कह सकते हैं कि सिंचित साधन होने चाहिए जिससे हमारी जो है खेती वो बहुत अच्छी तरीके से हो सके। तो दूसरा, पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। तीसरा जो हम सबसे बड़ी बात कहते हैं कि अच्छा बीज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि रायसेन ज़िले में बाड़ी, बरेली, बख्तरा और ये सारे क्षेत्र में जो बासमती की किस्म उगाई जाती है वो आपकी पूसा बासमती है, जिसमें पूसा बासमती 1, 1460, 1637 और भी जो इम्प्रूव वैरायटीज़ हैं उन किस्मों को लगाया जाता है। तो ये जो किस्में हैं, इन किस्मों का जो बीज है वो प्रमाणित बीज होना चाहिए, स्वस्थ बीज होना चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि जब बीज लेकर के आते हैं उसके बाद नर्सरी बहुत अच्छी लगाई जानी चाहिए। नर्सरी का रोपण बड़ा अच्छा होना चाहिए और नर्सरी लगाने के बाद में खेत की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और खेत की तैयारी करने के बाद में उसकी जो रुपाई है वो सही समय पे होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी वो बिल्कुल मतलब जो है सिफारिश के अनुसार होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि समय पर लगाई हुई बासमती में उत्पादन भी अच्छा होता है और क्वालिटी भी अच्छी आती है, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने किसान भाइयों को ये बताना कि हमारी जो बासमती की जो खेती है उसको समय पे लगाने पे उसकी पैदावार और उसकी क्वालिटी दोनों ही अच्छी मिलती है, जिससे उसको भाव बहुत अच्छा मिलता है। तो सिफारिश की जाती है कि हमें 15 जुलाई तक हमें अपनी बासमती को लगा लेना चाहिए। अगर बहुत देर होती है तो हम 20 से 25 जुलाई तक हम उसको ले जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा देर अगर होती है तो हमारे लिए समस्या है या आगे जा कर के उसकी गुणवत्ता शायद प्रभावित हो सकती है। उसके साथ साथ हमें और बातों का ध्यान रखना होता है कि इसमें संतुलित खाद का उपयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बासमती की जो किस्में हैं उनके लिए कम खाद की सिफारिश की जाती है। तो अगर आप हमारी धरती उपजाऊ है तो उसमें सिफारिश की हुई खाद की मात्रा ही डालें और समय पे डालें, ताकि जो है उसका इस्तेमाल पूरा हो सके और अधिक मात्रा में नहीं, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि अधिक मात्रा में डाली हुई खाद जो है और समय पे नहीं अगर डाल करके या अगर हम देर तक उसको डालते हैं तो उससे कीड़े और बीमारियों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो खाद का संतुलित प्रयोग और सही समय पर प्रयोग, ये एक बहुत उम्दा बात है जो हमारे किसान भाइयों को ये जानना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जिस समय जब कीड़े और बीमारी जब आती हैं तो उनकी पहचान करना, उनके बारे में जानना और उसके साथ साथ उनका निदान करना, उसकी जानकारी किसान भाइयों को बहुत ज़रूरी है जानना कि कौन कौन सी बीमारियां इसमें आती हैं और कौन से कीड़े इसके अंदर लगते हैं, जिनको सही दवाओं का इस्तेमाल करके, जिस तरीके से आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो बासमती है वो हमारे विदेश में इसका व्यापार होता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे विदेश के जो हमारे नियम हैं, जो वहाँ पर जो सिफारिश किए गए जो केमिकल हैं, हमारे जो रसायन हैं जो सुरक्षित हैं, उनका उपयोग करके हमारी कीड़े और बीमारी जो है उनको संभाला जा सके। उसके बाद बात आती है कि हम जब कीड़े और बीमारियों से जब हम निजात पाते हैं या हम उनका कंट्रोल करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बासमती जो है वो पकनी शुरू हो जाती है। तो ये जो पूरी किस्म है ये करीबन 140-145 दिन अपने पूरे लेती है, बीज से लेकर के कटाई तक के। तो मैच्योरिटी जो है, जब कहते हैं कि जब बासमती पकनी शुरू हो गई है तो उस दौरान हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है कि जब पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पक जाए तब किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि उसकी कटाई शुरू कर दी जाए। और कटाई करके चूँकि कटाई करने के बाद भंडारण सुरक्षित होना चाहिए, ताकि जो अनाज है जिसको किसान भाई जब बेचने जा रहे हैं तो उसका सही मूल्य मिल पाए, सही क्वालिटी होगी तो सही मूल्य भी मिलेगा। तो उसके लिए ख़ास बात का ये ध्यान रखना होता है कि अगर जब कटाई हो रही है तो उसको काटने के बाद में 2-3 दिन ज़मीन पर हम डाल सकते हैं, जिसकी धूप में उसकी सुखाई हो जाए और उसकी जो नमी है वो ठीक हो जाए, सही हो जाए, जिससे उसका भंडारण सही तरीके से किया जा सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे किसान भाई गीले, अगर खेत में से पानी अगर समय पर नहीं निकाला गया है तो नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और उस नमी की मात्रा में अगर उसको अगर काट लिया जाए तो और उसको भंडारित कर दिया जाए तो वो धान जो है आने वाले समय में ख़राब भी हो जाता है।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसान को पता नहीं चलता है कि जो उन्होंने भंडारण किया है वो सही किया है या नहीं किया है। किंतु अगर उसमें उसको उनकी जानकारी उनको पहले मिल जाए तो उससे उनके भंडारण की जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो धान है, जो बासमती का धान है, वो सुरक्षित भी रह पाएगा। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से सुखाए हुए धान को झड़ाई कर लें और उसको साफ़ करके तब उसको भंडारित करें, चाहे वो खुले ढेर के रूप में रखें या उनको बोरियों में रखें, लेकिन धान की में जो नमी की मात्रा है वो सुरक्षित होनी चाहिए, जिससे कि उनका भंडारण हो सके। और फिर उसके बाद भंडारण करने के बाद जब खरीदी की जाती है, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं या हमारे जो व्यापारी हैं जिनके द्वारा खरीद की जाती है, उस दौरान जो क्वालिटी वो देखते हैं, गुणवत्ता देख करके उसके बाद जो भाव लगाते हैं, तो किसान की जब मंजूरी होती है और उसके बाद किसान भाई जो है उन भावों पर उनकी मंजूरी होने के बाद ही उसको बाज़ार में बेचें। तो ये जो पूरी मैंने आपको बात बताई वो बासमती के लगाने से लेकर के और बाज़ार तक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे किसान भाइयों को बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि अच्छी योजना, अच्छा स्वस्थ बीज, खेत की अच्छी तैयारी, उसके बाद उनका खाद पानी का प्रबंधन, उसके साथ साथ बीमारी का प्रबंधन, कीड़ों का प्रबंधन, और उसके साथ साथ जो है कटाई का प्रबंधन, और कटाई पश्चात जो है हमारे भंडारण का और बाज़ार ले जाने का प्रबंधन, ये सारे प्रबंधन अगर उचित होंगे तो बासमती की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता हम जिसको कहते हैं, और उसकी जो मात्रा है, जो हमारा जो पैदावार है वो अच्छी होगी और किसान को उसका भाव भी अच्छा मिलेगा। ये मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, ताकि बासमती एक फ़ायदेमंद जो है उनकी फसल हो सके और उससे उनको मुनाफा अच्छा मिल सके। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा
जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आज हमें जानकारी मिली किसान भाइयों को सोयाबीन की उन्नत प्रजातियों के बारे में और बासमती धान की उन्नत तकनीक के बारे में। सोयाबीन की उन्नत प्रजातियों की जानकारी और बासमती धान की उन्नत तकनीक की जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।